28-29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात भारत के कमांडो पीओके के अंदर पाकिस्तानी फौज और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए घुसे। इस ऑपरेशन की प्लानिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में की गई थी और इसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही थी। देश का प्रधानमंत्री भारतीय सेना के एक ऐसे ऑपरेशन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था जिसका फैसला उसने खुद किया था। ऐसा ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ था। इस ऑपरेशन के हर छोटे डिटेल्स पर आर्मी के ऑफिसर्स के साथ पीएम ने विस्तार से चर्चा की थी। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज के स्पेशल एपिसोड मोदी एक महानायक के तीसरे एपिसोड कमांडर में आपका स्वागत करता हूं। कमांडर यानी मोर्चे पर लड़ रही टुकड़ी की कमान संभालने वाला ऑफिसर, जो ऑन द स्पॉट फैसला करता है, कमांड देता है और अपनी प्लेटून को फ्रंट से लीड करता है। मोदी ने सेना के लिए कमांडर वाली भूमिका ही अख्तियार कर रखी है। देश के बाकी प्रधानमंत्रियों से मोदी इस मामले में बहुत अलहदा हैं और आज के एपिसोड में मेरी कोशिश है कि जिन बातों को टुकड़ों में देखकर आप उनके पीछे की योजना और बड़ी तस्वीर को नहीं समझ पाते या देख पाते, उसे देखें और समझें। हिंदुस्तान की सेना पहली बार दुश्मन के इलाके में घुसकर उसको नेस्तनाबूद करने निकली थी और पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का था। जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया, जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था। उरी में जब अटैक हुआ था तो उस टाइम मैं भी वहीं पे था। जो वहाँ का सिचुएशन था और जब हमने अपनी कैजुअलिटीज़ देखी तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का गुस्सा था। हमारे बिहार रेजिमेंट के ही कुछ जेसीओ साहब थे, सिपाही थे, तो हमने उनसे बात किया तो उन लोगों ने बताया कि ये गलत हुआ है और इसका बदला लेना। हमारी टीम ने उस टाइम भी उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय फ़ौज के साथ और हम सब एक ही फ़ौज हैं और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और उन्हें जल्द से जल्द इस चीज़ का इंसाफ दिलाएंगे। हमने ये सारा हादसा हमने टीवी में देखा, तो जब उन शहीदों की हमने फैमिलियों को रोते हुए देखा तो एक दिल में कांटा सा चुभा कि इसका बदला लेना किसी भी प्रकार से। आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था और रिस्क मुझे राजनीतिक फायदे और नुकसान वाला रिस्क मैं कभी सोचता नहीं हूं। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े। तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की जरूरत थी उसको भी कुछ साधन भी जुटाए गए। फिर हम जब बैठे तो हमने निर्णय किया कि भाई अब 100 डेट हम करेंगे। कौन कहाँ रहेगा उसका मेन टीम के लोग वो भी तय किया और तय ये किया कि सूर्योदय के पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। मैं लाइव कांटेक्ट में था, चीजें था, लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होता तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या होगा भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है, वरना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं पहली टुकड़ी है, दूसरी टुकड़ी है, ऐसा है। लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी जब खबर नहीं आने लगी तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए। तो काफ़ी यानी करीब करीब सूर्योदय के भी 1 घंटे के बाद
वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सुबह कि अब वापस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है। लेकिन चलते निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए, लेकिन वो हम करीब सूर्योदय के बाद 2 घंटे तक वापस आने का क्रम चला। यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके बारे में सेना ने दुनिया को बाद में बताया। पहले पाकिस्तान को खबर की कि तुम्हारे लोगों की लाशें पड़ी हैं, ले जाओ। ये हमने किया है, ऐसा बताने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कहा था, ताकि हर जवान, हर कमांडो को लगे कि उसने जो किया उसको सरकार दबा छिपा कर नहीं रखना चाहती, बल्कि दुनिया में उसका डंका पीटना चाहती है। ऐलान कर अपनी फौज की ताकत का अंदाजा सारी दुनिया को कराना चाहती है। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे। पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है, कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है, छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है, और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान की मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया। ये होता है कमांडर, फ्रंट से लीड करना। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सॉफ्ट नेशन वाली इमेज बदल गई। अब दुनिया को समझ आ गया कि भारत एक नए तेवर और ताकत का देश है। वह किसी के लिए खतरा भले नहीं, लेकिन उसको किसी तरह से नुकसान हुआ तो वह चुप नहीं रहेगा। दरअसल भारत के लोगों और देश की साख की खातिर मोदी के माइंडसेट को दुनिया समझने लगी है, खासकर चीन और पाकिस्तान। कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। यह जवाब और उसी भाषा में पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने दिया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर हाईवे पर एक सुसाइड बॉम्बर ने, आतंकवादी ने विस्फोटकों से भरी कार को सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा दिया। 40 जवान शहीद हुए और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। पिछली बार की तरह सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह चौकन्ना था, मगर प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर अड़े थे कि पाकिस्तान को पलटकर मारना जरूर है। अगर ऐसा बार बार नहीं करेंगे तो उसके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। लिहाजा कमान वायुसेना ने संभाली और जगुआर विमानों की टोरी ने बालाकोट में आतंकियों के ठिकाने पर अंधाधुंध गोले बरसा दिए। भी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया
ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। बालाकोट स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान ने अपनी लाज बचाने के लिए भारत की तरफ फाइटर जेट्स भेजे। हिंदुस्तानी युद्धक विमानों ने उनका सामना किया। पाकिस्तानी विमान भागे, हमारे पायलट ने पीछा किया। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया। अभिनंदन अपने विमान से एजेक्ट कर गए, मगर वह इलाका पाकिस्तान का था। अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में आ तो गए, मगर उन्हें लौटाने का भारत का दबाव इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान को पसीने आने लगे थे। अभिनंदन को पाकिस्तान ने 60 घंटे बाद लौटाया, मगर इन 60 घंटों में उसे इस बात का डर लगातार सताता रहा कि भारत हमला न कर दे। यह बात पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के हवाले से पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद अयाज सादिक ने कही थी। आप सुनिए। अब अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अयाज सादिक की बात को गौर से सुनिएगा। क्या बोले कि पाकिस्तान का जनरल आर्मी चीफ बाजवा जो उस समय थे, उनके पैर कांप रहे थे और विदेश मंत्री को लग रहा था कि आज रात 9 बजे हिंदुस्तान हमला बोल देगा। यह पाकिस्तान के भीतर हड़कंप था, इस तरह का डर, इस तरह की दहशत। क्यों? क्योंकि एक मजबूत और आक्रामक सरकार हिंदुस्तान की, जिसको फ्रंट से प्रधानमंत्री लीड कर रहा है। अयाज सादिक ने लगातार 2 बार बात जो हमने सुनवाई, इसलिए कि आपको यह बात ठीक ठीक से सुनाई पड़े। पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना तक डर के साए में थे। अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो पता नहीं मोदी हमला ही ना कर दे। सरकार की कमान जिसके हाथ में होती है, उसके पास एक बड़ा अधिकार होता है देश की इमेज को बदलने का, कमजोरियों को खत्म करने का। मोदी ने ऐसा किया है। 26/11 याद है ना, मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था। बाद में क्या हुआ? फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई, और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? इसी को बदलाव कहते हैं। और बेहतर बात यह है कि मोदी फ्रंट से लीड करते हैं, वरना चीन के साथ ही देखिए, भारत लगातार संतुलन और संयम की नीति पर चलता रहा। कौन वैर मोले, थोड़ी ज्यादती है तो बात करके निपटा लेंगे। स्थितियों को अनुकूल रखने की कोशिश करो, मगर पंगा मत लो। मोदी 2 कदम आगे आए, चीन के सीने पर चढ़कर चुनौती की नीति अपनाई। जून 2020 में गलवान की हिंसक झड़प आपको याद होगी। चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे जवानों पर हमला कर दिया, 20 जवान शहीद हुए, मगर बिना तैयारी चीनियों को बस टेंट पीछे ले जाने के लिए कहने गए भारतीय फौजियों ने उस झड़प में 38 चीनियों को मार डाला।
भारतीय सेना की इस ताकत और तेवर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी। मोदी लद्दाख गए। फौजियों के बीच सेना के हौसले और ताकत की मुक्त कंठ तारीफ की खुलकर की। उसी मोर्चे से बगल में चीन था और सरहद से मोदी अपनी सेना की बहादुरी, उसके शौर्य, उसके पराक्रम की तारीफ कर रहे थे। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब आपका गलवान हुआ और गलवान के पहले यदि आप देखें तो जिस तरह से आपका ये पैंडेमिक आया और चाइना से चलाया हुआ जो वायरस है, इस बीच में एक भारत को बहुत बड़ी एक करेक्ट पॉलिसी, करेक्ट डिसीजन, करेक्ट, और उसमें कहीं छलाव नहीं है। एब्सोल्युटली सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है, आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मोदी के सत्ता में आने के बाद चीन के साथ जो पहला टकराव हुआ वह डोकलाम था। जून 2017 चीन डोकलाम में सड़क बनाना चाहता था। यहाँ करीब 60 वर्ग किलोमीटर में एक बड़ा इलाका है जो आपको अब नक्शे पर दिख रहा है। इस इलाके को आप देखिए, यहाँ भारत भी है, चीन भी है और तिब्बत भी है, बल्कि भूटान, तिब्बत का हिस्सा तो चीन का है, भूटान। तो यह ट्राई जंक्शन है और यहाँ तीनों देशों की सीमा साझा होती है। ये बॉर्डर एरिया है। चीन का दावा ये था कि ये उसका इलाका है डोकलाम का 60 स्क्वायर किलोमीटर का, और भूटान का भी यही कहना रहा। क्योंकि भूटान जो है उसकी जिम्मेदारी विदेशी मामलों की, रक्षा की, ये भारत के पास है। इसलिए भारत की यह जिम्मेदारी थी कि चीन के उस धौंस के मुकाबले में खड़ा होकर के और वो तिब्बत के अधिकारों की रक्षा करे। फिर हिंदुस्तान की सेना खड़ी हुई। खतरा यह भी था कि चीन यहां तक आ गया अगर डोकलाम तक, तो फिर सिलीगुड़ी का जो इंडिया का चिकन नेक है, जिस गलियारे से भारत का पूर्वोत्तर का हिस्सा जुड़ता है, उसके बिल्कुल किनारे आकर के चीनी फौज खड़ा हो जाएगी और हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन की यह चाल समझ में आ रही थी कि डोकलाम जो है सिर्फ बहाना है। डोकलाम के जरिए रास्ता जो है हिंदुस्तान की सरहद पर सिलीगुड़ी के पास ला करके खड़ा करना है ताकि चीन की सेना यहां तक आ सके। सेना के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बात चलने लगी और तय ये हुआ कि एक प्लान किया जाए और चीन को रोका जाए। सैनिकों को डोकलाम में सड़क बनाने से रोकने के लिए भारतीय जवानों ने जो प्लानिंग की उसके मुताबिक उनको भेजा गया और उन्हें हुमैन चेन बनाई। वहां फौज जो चीन की थी उसके सामने वो खड़े हो गए और पूरी श्रृंखला बन गई। बैकअप के लिए सिक्किम से पूरी बटालियन को डोकलाम भेजा गया ताकि चीनी सेना जो वहां है उस पर और दबाव बनाया जा सके। उस वक्त चीनी सैनिकों की दिक्कत ये थी कि वे ना तो वापस जाना चाहते थे और ना ही भारत के से वो तनाव चाहते थे। लगभग 72 दिनों तक भारत की और चीन की सेना आमने सामने थी। इसके बाद समझौता हुआ। तय ये हुआ कि चीन वहां से लगभग 200 मीटर पीछे चला जाएगा और भारत की जो डोकला पोस्ट है वहां उसकी फौज आ जाएगी। 28 अगस्त 2017 को चीनियों ने अपने कदम वापस खींचे, लेकिन इस डोकलाम विवाद के बाद भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। इसके बाद से इंडियन आर्मी ने सिक्किम से डोकलाम में दाखिल होने वाले डोकला पास के करीब अपनी पूरी ब्रिगेड तैनात कर दी। चीन फिर से कोई चाल ना चल दे, इसलिए भारत ने सामरिक रूप से अहम 3 नई सड़कें बना ली हैं। अब भारतीयों को डोकलाम पहुंचने में महज 40 मिनट लगेंगे, जबकि पहले 4 घंटे लगते थे। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता
और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री के इस बयान को आप गुजरे 8 साल के भीतर कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत का मामला है, नीति का मामला है और इस मामले में वो लगातार अड़े रहे हैं, कहीं भी कोई समझौता किया नहीं है। डोकलाम में जो इंडिया का ऑपरेशन जुनिपर था, प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के साथ तैयार किया था, वह कामयाब रहा। मैं आपको आज वो कहानियां सुना रहा हूं जहां सेना के तमाम बड़े बड़े ऑपरेशंस में प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल होकर के और उनको कामयाब कर गए। इसलिए मोर्चे से सेना को लीड करने या सेना के साथ खड़ा होने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को जाना जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री जिनका अपना स्टैंड है, इसलिए इसको आप किसी भी फैसले से जोड़ करके उनके किसी भी बात को देख सकते हैं। सेना का मनोबल ऊंचा रहे, सैनिक सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा कर्तव्य निभाते हैं, इसका एहसास देश के हर नागरिक के भीतर रहे। देश के आम आदमी के बीच सैनिकों की चर्चा हो, इसकी खातिर नरेंद्र मोदी ने हर दीपावली सैनिकों के बीच मनाई। जब देश जगमग होता है तो सरहद पर भी रौनक होती है। 2014 में नरेंद्र मोदी की बतौर पीएम पहली दिवाली थी और वे सियाचिन में जवानों के बीच थे। दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड कहते हैं इसको। 2015 में उन्होंने पंजाब के अमृतसर में सैनिकों के बीच रोशनी का पर्व मनाया और उनके हौसले को अपनी तारीफों के रंग दिए। तीसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है। प्रधानमंत्री ने 2016 की दिवाली चीन से लगी सीमा पर जवानों के बीच मनाई थी। इसी तरीके से अब 2017, 18 और 19 की तस्वीरें जो दिवाली की। 2017 में प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के गुरेज में थे, 18 में उत्तराखंड के हर्षिल में और 2019 में जम्मू कश्मीर के ही राजौरी में। जवानों के अदम्य साहस और सर्वोच्च सेवा की दहलीज पर दिवाली के दिए रोशन किए थे। अगले 3 साल भी यही सिलसिला बना रहा। 2020, 21 और 22 में प्रधानमंत्री राजस्थान के जैसलमेर, जम्मू कश्मीर के राजौरी और करगिल में जवानों के बीच पराक्रम, शौर्य और देशभक्ति के नाम रोशनी का पर्व मनाया। इन तस्वीरों से आपको गुजारने का मकसद बस इतना भर है कि आपको ये समझ आए कि एक व्यक्ति जिसके सिर हिंदुस्तान की जिम्मेदारियां, चुनौतियां, समस्याएं, साजिशें, सियासत मढ़ी हुई हैं, वह दीपावली पर एक बार भी किसी कारण से अपना रिवाज नहीं बदला। मोदी के अंदर सेना को शक्तिशाली करने का जज्बा बड़ा दिखता है। जिस रफ्तार से सैन्य साजो सामान या सरहदों पर बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है, उसे आप जरूर जान रहे होंगे। इतना ज़रूर है कि भारत जैसे बड़े देश के लिए डिफेंस बजट बढ़ाना आवश्यक है। वैसे आज के इस एपिसोड का मकसद आपको तथ्यों के जरिए बताना रहा है कि मोदी सेना के हर बड़े अभियान और ऑपरेशन में पूरी तरीके से शामिल रहते हैं और उसको एक तरह से फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं, एक कमांडर की तरह। मोदी एक महानायक सीरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल जब हम मिलेंगे तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत कैसे तरक्की कर रहा है उसको देखेंगे। इजाजत दीजिए, मुलाकात फिर होती है कल। नमस्कार।